हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में और वो समाचार जो आप तक दूसरे माध्यमों से नहीं पहुंचते वो पेश करता है। आज की बड़ी खबर है, उत्तरी कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स सैटेलाइट इमेजेस ऐसी सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने अब तक भी अपना मिसाइल कार्यक्रम नहीं छोड़ा है, उस पर काम चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की जून में जो सिंगापुर में बैठक हुई थी, उसके बाद भी ये एक उनकी छुपा करके की जाने वाली कार्रवाई है, जिस पर अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में ये रहस्य उद्घाटन हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे हम अंत में। दूसरा समाचार है, इजराइल और फिलिस्तीन के हमास अधिकृत जो गजा है उनके बीच टकराव तेज हो गया है। इजरायली सेना ने कल गजा में हमास के टेलीविजन चैनल अल कुद्स पर हमला किया है और उसको तबाह कर दिया है। बहुत से नागरिक हमले से फरार हो गए हैं, चूंकि बताया गया है कि इस हमले से पहले इजराइल की तरफ से कुछ लोगों को टेलीफोन पर इन्फॉर्म किया गया था कि उस क्षेत्र को खाली कर दें। बमबारी से ध्वस्त होने के बाद वहां पर लोग बहुत इकट्ठा हो गए और ये जो अल कुद्स टेलीविजन चैनल है वो उनका एक महत्वपूर्ण एक फैसिलिटी, एक महत्वपूर्ण जो उनका अपना कैंपेन, जो प्रचार माध्यम, एक बड़ा उनका प्रचार माध्यम था, तो उस पर बमबारी हुई है। और दूसरी तरफ से बताया गया है कि हमास ने इसके जवाब में 400 रॉकेट और मोर्टार बम इजराइल पर फेंके हैं और एक एंटी टैंक मिसाइल भी हमला करने का दावा किया गया है, एक एंटी टैंक मिसाइल से भी हमास की तरफ से। और ये चेतावनी दी गई है कि इजराइल में मिलियंस ऑफ जो उनके सिटीजन्स हैं, लाखों लोग भी हमास के हमले के खतरे में हैं। प्रेस टीवी ने बताया है कि इज्जुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड के जो स्पोक्समैन हैं अबू उबैदा, उन्होंने कहा है कि हमास ने इजराइल में और अधिक गहराई तक हमले करने की चेतावनी दी है। एक रॉकेट हमले में इजराइल के सुरक्षा बलों की भरी हुई एक बस को निशाना बनाया गया है और ये जो टीवी स्टेशन है उसके बारे में हमास की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही दोबारा अपना काम शुरू कर देगा। इजरायली अखबार हारेट्स के अनुसार 300 मिसाइल हमास की तरफ से इजराइल पर फेंके गए हैं और उनका कहना है, इजरायली समाचार पत्र का, कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उससे 60 मिसाइलों को निशाने पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है। और जो सायरन, खतरे के सायरन पूरे इजराइल में बजे हैं, वो डेड सी तक, यानी इजराइल के अधिकतर हिस्सों में, अधिकतर क्षेत्रों में खौफ, डर का माहौल था और ये वार्निंग सायरन बजा दिए गए थे। ये जो हमले 400 बताए गए हैं रॉकेट और मोर्टार्स से हमास की तरफ से, उसमें हारेट्स ने 53 इजरायली लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, इनमें से 2 गंभीर हालत में हैं। इजरायली सेना ने गजा के 70 स्थानों पर हमला किया है। तो ये हमला बहुत तेजी से हुआ है और ये इजरायली सेना का दावा इसमें यह है कि हवाई हमले जो गजा से रॉकेट और मोर्टार हमले किए गए हैं उसमें 40 लोग घायल हुए हैं। इस पर जो एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति हुई है, इसमें रूस, जॉर्डन, मिस्र और ईरान ने इजराइल को टकराव का जिम्मेदार ठहराया है। यूरोप और अमेरिका ने भी गजा के आसपास के टकराव को रोकने की अपील की है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि गजा की जनता की कठिनाइयां कल्पना से परे हैं। उन्होंने उस तरफ इशारा दिया है कि पिछले कई साल से गजा का एक तरह से घेराव किया हुआ है और वहां सप्लाईज और वहां से जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचती थी वो रुकी हुई है। तो उन्होंने बताया कि स्थिति जो है वो कल्पना से परे है, बहुत ही सख्त हालात से वहां की जनता गुजर रही है।
ये जो टकराव की स्थिति बनी थी वो सैटरडे शनिवार को उस समय आरंभ हुई जब इजरायली सेना एक नागरिक वाहन के जरिए गाजा में घुसी और हमास के कमांडर नूर अल बरका जो हमास के एक बड़े कमांडर थे उनकी हत्या कर दी। और ये जो हत्या की गई वो मस्जिद एक जगह बताई जाती है शहीद इस्माइल अबू शनाब मस्जिद, वहां जाकर के इजरायली सैनिकों ने हत्या की थी और ये खान यूनुस से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके तुरंत बाद, इस हमले के तुरंत बाद इजरायली विमानों ने भी हमले उस क्षेत्र में किए और 7 लोग और मारे गए और सोमवार को 3 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है जो कल जो हमले हुए हैं। अब इसके बाद जो तीसरी खबर है आज की, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन से घोषणा की गई है कि म्यांमार की जो नेता हैं आंग सान सू की, जिनको 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, वो वापस लेने की घोषणा की गई है। और कारण यह बताया गया है कि 7,20,000 रोहिंग्या मुसलमान जो बौद्ध बहुसंख्यक देश है उसको छोड़ने पर मजबूर हो गए और वो अधिकतर बांग्लादेश में हैं और उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की आपने अनदेखी की है। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि 2009 में जो दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड था वो भी वापस लिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो प्रमुख हैं कुमी नायडू, उन्होंने कहा है कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अब तुम निर्भीकता, मानवाधिकार की सुरक्षा और आशा का प्रतीक नहीं रही हो। और उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड है उसको कहा है कि ये अब हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद कुमी ने कहा है कि इसीलिए दुखी मन से हमें ये अवार्ड वापस लेने की घोषणा करनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि म्यांमार में राखीन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार, हजारों लोग मारे गए और 7,30,000 लोग बांग्लादेश पहुंचे और कई और देशों में भी, भारत में भी कुछ शरणार्थी आए हुए हैं रोहिंग्या के। तो और अब उन पर यह दबाव है कि वो वापस स्वदेश जाएं। बांग्लादेश की सरकार और म्यांमार की सरकार में यह बात हुई है कि इनको वापस जल्दी जाना है। उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है, जो कुछ वो देख करके आए हैं, अभी लंबा समय नहीं हुआ है और वहां की सेना वही है, वहां की सरकार वही है, उसके बाद वो कैसे वापस चले जाएं। यहां बुरी स्थिति में रह रहे हैं लेकिन कम से कम जीने का और जीवित रहने का एक तरह से उन्हें एक गारंटी है, चाहे वो कम खा के जिए जैसे भी, लेकिन जान बचाने की गुंजाइश है। ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनमें कई लोग मारे गए, कुछ लोग फरार होकर के बांग्लादेश पहुंच गए। तो ये आंग सान सू की, जिनका एक बहुत बड़ा बियॉन्ड साइज, बियॉन्ड प्रोपोर्शन एक पर्सनैलिटी इंटरनेशनल मीडिया ने, सो कॉल्ड वेस्टर्न मीडिया ने जो उनकी बनाई थी वो सारी ध्वस्त हो गई और सारी इंसानियत दोस्ती, नोबेल प्राइज, सब कुछ उसकी हकीकत सामने आ गई कि कैसे लोगों को ये वेस्टर्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े अपने आप को दावेदार बनते हैं, वो कैसे लोगों को नोबेल प्राइज देते हैं, वो अब सामने आ गया, उसकी हकीकत सामने आ गई। और सू की जो है वो एक लंबे समय तक जेल में रही हैं। जेल में रहते हुए ही नोबेल प्राइज उनको घोषित किया गया था और जेल से छूटने के बाद जो उनकी अपनी पार्टी की वहां पर सरकार है और शायद वो ये कहने की कोशिश करती है कभी कभी कि सेना जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सरकार और सेना में कोई तालमेल ना हो। तो वहां जो बौद्ध बहुसंख्यक समाज है वो मुसलमानों को बहुत तेजी से, यानी उनको मारने की, भगाने की जो उन्होंने कोशिश की है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये लाखों लोग जो राखीन प्रांत में रहते हैं, इनके पास म्यांमार की सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब वो एक तरह से स्टेटलेस हालत में है। अब वो किस देश, कौन देश उनको एक्सेप्ट करे? जिस देश में वो पैदा हुए हैं वहां नेशनलिटी नहीं है और उनको वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया गया है और उसी प्रयास के अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया था।
आंग सान सूकी का असली चेहरा आपके सामने आ गया। अब अंत में हम चर्चा करते हैं उस पहली खबर पर जिसमें उत्तरी कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स के सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सिंगापुर में जो शिखर मीटिंग हुई थी जून में, उसमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये जो नई इमेजेस आई हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी हैं और जो मैंने सेंटर का नाम आपको लिया, थिंक टैंक है अमेरिका में, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उसकी रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर अब भी अपने देश में मिसाइल कार्यक्रम चला रहे हैं। सीएनएन के जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि पहाड़ों के अंदर सुरंगें हैं, सुरंगों के अंदर ट्रक जा सकते हैं और वो ट्रक मिसाइलों के साथ हमेशा तैयार रह सकते हैं। वो जब चाहें पहाड़ों से निकल करके एक दूरी तक जाकर के हमला करें और वापस पहाड़ों के अंदर सुरंगों में चले जाएं। तो ये जो स्थान जो बताया गया है वो खुद जो नॉर्थ साउथ कोरिया की सीमा है उससे 50 किलोमीटर दूर है केवल, और सियोल जो साउथ कोरिया की राजधानी है जहां अमेरिकी फौजी भी हैं, वहां 28,500 अमेरिकी फौजी वहां पर हैं, वहां तक ये दूरी केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर ये मिसाइल प्रोग्राम जारी रखे हुए है नॉर्थ कोरिया। तो ये एक बहुत ही एक तरह से अमेरिका उसको विश्वासघात कह रहा है और अमेरिका का मीडिया उसको विश्वासघात के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन ये जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बताया गया है कि 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल ऑपरेटिंग बेसिस वहां पर हैं। अब उत्तरी कोरिया की तरफ से जो ये संकेत है वो ये है कि मिसाइल प्रोग्राम हम नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे में जबकि अमेरिका से वार्ता रुकी हुई है। एक बात अमेरिका से ये भी बताई गई है कि वहां का जो खुफिया तंत्र है उसको जानकारी थी, CIA को जानकारी थी इन मिसाइल प्रोग्राम के जारी होने की, लेकिन उस पर वो खुल करके बात नहीं कर रहे थे। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगापुर में अपनी मीटिंग के बाद किम जोंग उन के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बाद घोषणा की थी कि उत्तरी कोरिया अब न्यूक्लियर खतरा वहां से नहीं रहा है। अब ये जो रहस्योद्घाटन हुआ है उस पर CIA ने टिप्पणी करने से मना कर दिया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तरी कोरिया द्वारा मिसाइल प्रोग्राम पर काम जारी रखने पर और संभावित न्यूक्लियर प्रोग्राम के जारी रहने पर चिंता जताई है। तो ये सूरत हाल है कि अमेरिका बहुत इससे एक तरह से चिंतित है, परेशान है, और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजेस प्रकाशित किए हैं वो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उसमें 20 में से 13 मिसाइल ऑपरेटिंग बेसिस की जानकारी दी है। ये बेस साउथ कोरिया में, जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद सिर्फ अमेरिकी सैनिक जहां पर हैं उससे 80 किलोमीटर दूर और सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर है। तो इसमें अमेरिकी फौजी भी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब बात यह समझने की है पर्यवेक्षक क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय विदेशों पर नजर रखने वाले विदेशी मामलों के, उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर कैसे भरोसा किया जाए। वो चूंकि बहुत से समझौतों से अपने आप को अलग कर चुके हैं, अब भी अगर वो कोई समझौता करेंगे उससे वो वापस नहीं होंगे, उस पर कैसे भरोसा किया जाए। जब से डोनाल्ड ट्रंप 2017 जनवरी से वहां के राष्ट्रपति बने हैं, वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को अलग कर चुके हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को अलग कर चुके हैं, और ऐसी ही कई और अंतरराष्ट्रीय जो समझौते हैं उससे अलग कर चुके हैं अपने आप को। तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर कैसे भरोसा करे? ये जब विश्वास ही उठ जाएगा तो उसके बाद तो एक दूसरे को धोखा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अंतरराष्ट्रीय जो इस टाइम जो सियासत है, जो राजनीति है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये एक बड़ा सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम कैसे चले जबकि एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, और इसके अलावा हमारा कार्यक्रम आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की सराहना
पूरे विश्व भर में हो रही है। बहुत लोग इसको देख रहे हैं। अगर आप भी इन खबरों को, जो मैं सोर्स बता करके इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस सच्चाई को अगर दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए जरूर फैलाएं, ताकि दुनिया की हकीकत, दुनिया की सच्चाई आपके सामने रह सके और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी आप समझ सकें। विदेशों में भी जो लोग हिंदुस्तानी जबान जानने वाले हैं, वहां से भी मेरे पास बहुत से मैसेजेस, इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो लोग बहुत ही इस कार्यक्रम से खुश हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।